आईवीएफ एग्जैक्टली होता क्या है? IVF is in vitro fertilization. इनफर्टिलिटी के लिए केवल महिलाएं जिम्मेदार होती हैं या पुरुषों में भी इनफर्टिलिटी होती है? Female is carrying the baby for 9 months, इसलिए उन्हें ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता है. Around 40 to 50% मेल पार्टनर्स के भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं. 30 to 40% we can say female partners. 10% combined, बचा हुआ 10-15% unexplained. जो आईवीएफ से पैदा हुए बच्चे होते हैं दे आर नॉट नॉर्मल. Actually it's a myth only because IVF से हम सिर्फ हेल्प कर रहे हैं. आईवीएफ इज कंसिडर्ड टू बी वेरी कॉस्टली. इसको बहुत महंगा माना जाता है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की क्या ये सही है? IVF it's a costly treatment but टेस्ट ट्यूब भी बड़ा कॉमनली यूज किया जाता है. ये वर्ड कितना सही है? नमस्कार, वेलकम बैक टू द वीके शो, जहां हम बात करते हैं सेहत की, समझदारी की एवं सही जानकारी की. आज का हमारा जो विषय है वो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आमतौर पे लोग बातें करना पसंद नहीं करते, किंतु ये लाखों कपल्स की ज़िंदगियों को बुरी तरह अफेक्ट करता है. आईवीएफ और इनफर्टिलिटी. ऐसा क्या हो गया कि लोगों को प्रेगनेंसी में भी दिक्कत होनी शुरू हो गई? आईवीएफ एक्चुअल में होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इन सभी बातों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित एवं बेहतरीन ऑब्स्टेट्रिशियन एवं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजा कड़ी हमारे साथ हैं. वेलकम टू माय पॉडकास्ट डॉक्टर पूजा. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. हम शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक जानकारी से. सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आईवीएफ और इनफर्टिलिटी के क्षेत्र में आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ, कुछ आप अपने विषय में बताएं. शुरू से ही मन में, बचपन से ही मम्मी ने कहो कि या पेरेंट्स ने एक बीज डाल दिया था कि सेवा करनी है, हेल्थ में जाना है. और क्योंकि पढ़ाई में भी अच्छे थे तो पीएमटी में हो गया, मेडिकल में एडमिशन हो गया. ऑब्स एंड गायनी ब्रांच चूज़ करने का फाइनल ईयर तक तो बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि सब लोग डराते थे कि पर्सनल लाइफ नहीं है और बहुत बिजी रहोगे, कैसे करोगे. बट रूरल में जब हमने पोस्टिंग की, रूरल एरिया में सावनेर में हमारा था पोस्टिंग, वहाँ जब हमने डिलीवरीज कराई और जो एक हैप्पीनेस होता है मदर का जब बेबी डिलीवर होता है, वो बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता था. सो आई चोज ऑब्स एंड गायनी. और ड्यूरिंग माई पीजी टेन्योर तो वो और डिटेल में हम देखते गए, सीखते गए. तो उसमें कैसे एम्ब्रियो बनता है, कैसे स्टिमुलेशन होता है, एंड दिस इज़ वेरी रिसेंट एंड एडवांस टेक्निक्स. तो उसमें मेरा रुझाव काफ़ी हो गया था और हमने थीसिस भी चाहता कि हम उसी टॉपिक पे ले. और इंदौर जाके जब मेरा पीजी होने के बाद इंदौर में जब गई तो वो सपना सच हुआ. आई कुड सी द एम्ब्रियोज, आई कुड सी द oocytes. और वहाँ पे मेरा 2 साल का ट्रेनिंग मेरा लाइफ चेंजिंग कह सकते हैं. यदि आप डॉक्टर नहीं होते तो आप और क्या बनते हैं? अगर मैं तब मेरा दूसरा ऑप्शन मतलब मेडिकल MBBS वाज माय सेकंड ऑप्शन. दैट टर्न्ड आउट टू बी माय पेरेंट्स हैज थॉट ऑफ डूइंग BDS एंड देन MDS. तो उनके लिए वो एक फर्स्ट ऑप्शन था, बट समहाउ मेरिट में आ गए और सब कुछ अच्छा हो गया तो टीचर्स ने कहा कि नहीं नहीं MBBS कराओ, तो वो MBBS में आ गई. अदरवाइज आई कुड हैव टेकन आर्किटेक्चर या फिर MBA कुछ करती. तो एक बेसिकली डॉक्टर के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करोगे? जो मैं अभी तक के खुद को समझी हूँ या दूसरों के बोलने से समझी हूँ, आई एम अ लर्नर, या फिर हम बोल सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक लर्नर, या अब इस मोड पे अगर पूछेंगे तो अनलर्नर. सो आई एम अनलर्निंग, आई एम रीलर्निंग, आई एम लर्निंग, इट्स अ प्रोसेस. आईवीएफ जैसे बड़े इमोशनली सेंसिटिव केसेस को आप हैंडल करते हैं, तो आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कैसे रखते हैं? या दैट्स व्हाट आई एम अनलर्निंग, टू बी नॉट इमोशनली सेंसिटिव इनफ. कि पहले तो ऐसे होता था कि पेशेंट्स ऑब्वियसली सेंसिटिव रहते हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट पेशेंट्स हो या इनफर्टिलिटी के हो, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है रिलेटिव्स बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं. सो वो टाइम बहुत क्रूशियल होता है खुद को मैनेज करने के लिए. तो
वही जो टेक्निक्स है कि खुद को आप कैसे स्टेबल रखोगे, लाइक टेक अ पॉज। पहले हम सब चीज़ अपने पे ले लेते थे कि व्हाट आई कैन डू द बेस्ट, बट समहाउ कभी कभी ऐसा होता है कि वी डू आवर बेस्ट बट सम थिंग्स आर नॉट इन आवर हैंड्स। तो वो विजडम आने के लिए थोड़ा सा समय लगा, बट देन वी मैनेज्ड। मतलब जो बिलीफ होता है गॉड पे या प्रेजेंस ऑफ सिचुएशंस, देयर डेस्टिनीज, आवर डेस्टिनी, वो सब चीज़ों को समझते हुए हमें समझ में आया कि नहीं, जो हमें करना है वो तो हम कर ही रहे हैं, बट इमोशनली अटैच होके वी आर टेकिंग दैट टोल एट होम ऑल्सो। करेक्ट, करेक्ट। तो आपका जो एक रूटीन रहता है, आपका जो दिन रहता है, उसमें सबसे चैलेंजिंग और सबसे रिवार्डिंग हिस्सा क्या रहता है? मैं कहूँगी माय किड्स क्योंकि सबसे चैलेंजिंग भी वही होते हैं और सबसे रिवॉर्डिंग भी वही होते हैं। क्योंकि जब भी हम बाहर होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग आवर्स हो जाते हैं, सो दे कीप कॉलिंग और उनको मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। और जब हम घर जाते हैं, जब उनके साथ रहते हैं, वो इतना खुश होते हैं, तो वो सबसे अच्छा एक रिवॉर्डिंग सबसे रिवॉर्डिंग रहता है। Yes. क्या कभी ऐसा केस आया जो जिसने आपको बहुत अंदर तक हिला दिया या बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया, आपको बहुत प्रभावित किया? ऐसा कोई केस आपको याद आता है? ऐसे तो बहुत है। एक बताना चाहूँगी। व्हेन आई शिफ्टेड टू रायपुर आफ्टर 2 years में भी, आईसीयू में एक पेशेंट आई थी। शी वॉज प्रेग्नेंट फुल टर्म एंड हेपेटाइटिस ई पॉजिटिव, जॉन्डिस था उनको, एंड बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट थे। एंड वी डिड आवर बेस्ट, वी डिलीवर्ड द बेबी। बेबी बहुत प्रीटर्म था, तो बेबी और मदर दोनों भी वेंटिलेटर पे थे। और रिलेटिव्स तो जितनी प्रे कर रहे थे वो कर रहे थे, हम लोग भी उतना ही प्रे कर रहे थे। और आफ्टर 8 days बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा उस पीरियड में, और पेशेंट्स के भी अप डाउन हुए, बेबीज़ के भी अप डाउन हुए। 8 दिन बाद, आई होप नवरात्रि का समय था, तो 8 दिन बाद दोनों भी, मदर एंड बेबी, रिकवर्ड एट द सेम टाइम एंड दे वेंट होम एट द सेम टाइम। सो वो बिलीफ जो आता है गॉड पे कि हाँ आप अपना काम करते रहो, तो वो उस टाइम और स्ट्रांग हो गया। हाँ, करेक्ट। बीइंग ए गायनेकोलॉजिस्ट, बीइंग ए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, रदर Yes. फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, आपका शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है। तो इस तरह के जो बिजी शेड्यूल में से आप अपने लिए समय कैसे निकालते हैं? टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के, मतलब सबके लिए ही। बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग अ वुमेन प्रोफेशनल, आई कैन से कि टाइम मैनेजमेंट अगर हम नहीं करें तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो खुद के लिए समय निकालना हो तो सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग का, व्हेन एवरीबडी इज एट देयर ओन, लाइक बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड अपने काम से चले जाते हैं, और घर का थोड़ा सा मैनेज करके देन 2 hours आई हैव फॉर माई मी टाइम। So I can do whatever I want. I can read, I can do exercise, I can like rest also sometimes. बीइंग ए डॉक्टर, ऐसा माना जाता है कि इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप अब क्या करते हैं, या आपकी कोई ऐसी हॉबीज़ है जो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है? क्या करते हैं आप? स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मैं कहूँगी सबसे अच्छा मेरे लिए जो था वो इमोशनल, मतलब वेंटिंग था। पहले तो हम कॉल कर लेते हैं, लाइक मदर, माय मम्मी एंड हस्बैंड, 2 है मेरे लाइक गो टू पर्सन्स। और फिर आप अगर और पूछेंगे तो आई रीड अ लॉट। तो रीडिंग, जर्नलिंग, इवन जर्नलिंग करने से या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से डेली आई मेक अ पॉइंट कि हम 5 मिनट सुबह और 5 मिनट रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। बच्चों को भी हम सिखाते हैं सोते समय थैंक यू कैसे Correct. कहें, तो So nice. दैट इज़ द बेस्ट। बहुत अच्छा। नाउ डॉक्टर पूजा, लेट्स कम टू योर फॉर्टे, इनफर्टिलिटी। आपका मेनली स्पेशलिटी है, यू आर स्पेशलिस्ट ऑफ इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हम समझने की कोशिश करते हैं आपसे कि आम भाषा में इनफर्टिलिटी को क्या कैसे समझाया जा सकता है। मतलब व्हेन डू वी डिफाइन कि भाई दिस इज अ केस ऑफ इनफर्टिलिटी, तो आप एक सिंपल भाषा में लोगों को समझाएं। Infertility is inability to conceive within 12 months of regular unprotected intercourse, जिसमें कि एज लिमिट आजकल दी गई है, क्योंकि
आजकल लेट मैरिजेस हो रही है, लेट प्लानिंग हो रही है. सो 12 मंथ्स इज ड्यूरेशन फॉर लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज, एंड 35 अगर ऊपर है एज पेशेंट की तो हम उसे 6 मंथ्स मानते हैं. और अगर कोई पेशेंट 40 अबव आता है तो उसे एज इमीडिएट वी कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट. तो एक कपल, जैसे हालांकि आपने उसको बड़े अच्छे से डेफिनेशन में समझा दिया, बट फिर भी टू बी स्पेसिफिक, एक कपल को कितने दिनों तक कोशिश करने के बाद यदि उनको लगता है कि पेशेंट इज नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, तो कब उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए? व्हेन वी डू कैंप्स तो हम देखते हैं कि लोग यंग कपल्स भी आते हैं, तो कई बार ओवर अवेयरनेस भी हो जाती है. तो वी टेल देम कि 12 मंथ्स आप ट्राई करो. तो 12 मंथ्स में जो फिकेंडिटी रेट होता है दैट इज़ अराउंड 85 to 90%. मतलब कि 10% चांस है या 10 to 15% कपल्स में ये प्रॉब्लम आ सकती है. सो देर इज़ फेयर इनफ चांस कि हर महीने आप ट्राई करते हो तो देर इज़ 0 to 8% चांस विथ नेचुरल कंसेप्शन. तो अगर आप इसको क्यूमुलेटिव देखते हैं तो 12 मंथ्स इसीलिए कहा गया है कि 80-85%, 90% तक हम उसे नेचुरल कंसेप्शन के लिए मौका दे सकते हैं. करेक्ट. इनफर्टिलिटी के लिए केवल महिलाएं जिम्मेदार होती हैं या पुरुषों में भी इनफर्टिलिटी होती है? ये सबसे बड़ा मिथ है. आपने सही कहा कि ये मिथ है, एंड वुमेन आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द लाइक कंसेप्शन. इट्स अ जॉइंट अकाउंट. सो मेल एंड फीमेल बोथ आर कंट्रीब्यूटिंग इक्वली. दो फीमेल इज कैरिंग द बेबी फॉर 9 मंथ्स, इसीलिए उन्हें ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता है. बट एक्चुअली अराउंड 40 to 50% मेल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जिसमें शुक्राणु की कमी है या नहीं होना, या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस है, या फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है. बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. सो अराउंड 40 to 50% मेल पार्टनर्स के भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं. 30 to 40% वी कैन से फीमेल पार्टनर्स. 10% कंबाइंड, लाइक थोड़ा बहुत इधर थोड़ा बहुत उधर कुछ प्रॉब्लम है, और बचा हुआ 10-15% अनएक्सप्लेन्ड व्हेन ऑल द टेस्ट्स आर नॉर्मल एंड स्टिल the patient is not able to conceive. Correct. So you mean to say males are equally, yeah. responsible for the infertility or non-conception? Yeah. Correct. So यहाँ भी उन्हें अपना domination रखना चाहिए. Right. So let's proceed towards IVF. IVF being a part of the treatment for the infertility problem. So IVF exactly होता क्या है? उसको बिल्कुल आप सरल शब्दों में अगर आप समझा सकें तो IVF का मतलब क्या होता है? IVF is in vitro fertilization. So in vitro means body के बाहर and in vivo means body के अंदर. So in vitro fertilization मतलब हम जो प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की है वो बॉडी के बाहर हेल्प कर रहे हैं पेशेंट को. इट्स नॉट कि कम्प्लीटली आपका पूरा प्रोसेस बाहर हो रहा है. हम एग स्टिमुलेट कर रहे हैं, एग्स मल्टीपल स्टिमुलेट कर रहे हैं ताकि हमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो कि प्रेगनेंसी हो. जितने एग नंबर ऑफ एग्स ज़्यादा होंगे उतना पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगा कि हमारी प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हों. सो वी स्टिमुलेट मल्टीपल नंबर ऑफ एग्स, वी रिट्राइव देम सोनोलॉजिकली, अल्ट्रासाउंड गाइडेड, एंड जब वो उसको इन विट्रो फर्टिलाइज करना होता है तो देर आर 2 प्रोसेस. लाइक एक एग को कुछ थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स के बीच छोड़ दिया जाता है, दैट इज़ अगेन अ नेचुरल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. वो डिश में होता है. एंड दूसरा एक स्टेप होता है जिसे इक्सी कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें कि एक एक स्पर्म इंजेक्ट किया जाता है. सो दैट इज़ गिविंग मोर रिजल्ट्स, मोर फर्टिलाइजेशन रेट्स. तो आजकल इक्सी इज़ मोर प्रेफरेबल. सो it is and that embryo which is formed we see on day 3 or day 5 के उसके बाद, and फिर वो embryo को वापस से यूट्रस पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. So that is the whole process of in vitro fertilization. Basically it's a artificial reproduction technique. Yes, मतलब part of ART जिसको yes, अपन बोलते हैं. assisted. टेस्ट ट्यूब में भी बड़ा कॉमनली यूज़ किया जाता है. ये वर्ड कितना सही है? एक्चुअली शुरुआत में ऐसे लैब में हम जनरली टेस्ट ट्यूब्स यूज़ करते हैं, तो इसीलिए वो लैब में प्रोसेस होता था, तो एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में वो टेस्ट ट्यूब यूज़ होता था. अदरवाइज इट इज़ डन इन पेट्री डिश, सो वी कैन से डिश बेबी. सो इट्स नॉट एक्चुअली टेस्ट ट्यूब. करेक्ट. चूँकि ये इनिशियल डेज में
टेस्ट ट्यूब में होता था, इसलिए टेस्ट ट्यूब में भी एक टर्मिनोलॉजी हाँ, दी गई। मतलब वो यूज किया होगा किसी ने, तो पर वही है कि नाउअडेज तो जनरली डिश में यूज होता है, सो इट्स अ मिसनॉमर। सो आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है वो कितना होता है, और बेसिकली ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है? इट्स देयर आर सो मेनी डिटर्मिनेंट्स, हम वेरिएबल्स बहुत सारे हैं इसमें। सबसे पहला तो मैं कहूँगी एज ऑफ द कपल, बोथ लाइक पार्टनर की एज या वुमन की एज, दोनों की एज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितना एज बढ़ता जाता है सक्सेस रेट उतना कम होता जाता है। देन नंबर ऑफ लाइक एग्स हमें कितने मिल रहे हैं, उनका ओवेरियन रिजर्व कितना है। फिर ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी, लाइक कोई पेशेंट्स आते हैं, कपल्स आते हैं 15 साल 20 साल बाद दे कम फॉर ट्रीटमेंट, तो जितना ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी बढ़ता है उतना ही चांस ऑफ सक्सेस कम होता जाता है। देन अदर फैक्टर्स लाइक मेल फैक्टर्स, अगर है बहुत ही कम स्पर्म्स है, टेराटोजूस्पर्मिया है या ओलिगो, सीवियर ओलिगो है, तो उनमें कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है। देन फीमेल पार्टनर्स की अगर ओव्यूलेटरी डिसफंक्शंस है, एंडोमेट्रियोसिस है, या फिर पुअर ओवेरियन रिजर्व, मतलब एज ज़्यादा हो गई है, ओवरीज में रिजर्व कम है, तो ये सारे फैक्टर्स अगर है कुछ इसमें से भी, या स्मोकिंग है आजकल तो स्मोकिंग, वेपिंग, एडिक्शंस, सो ये सब चीज़ों के चलते उतना ही सक्सेस रेट कम होता जाता है। सो वी कैन से कि 10 to 40-50%, लाइक इट कैन रेंज फ्रॉम ज़ीरो, we can say 0 to 50%. 50%. Yes. 50% success rate is good rate of success. It's a good, Yes. yeah. मैम, बहुत सारे मिथ्स हैं आईवीएफ को लेके, एंड आपसे बेहतर कौन इस मिथ को क्लियर कर सकता है, तो मैं कुछ लोगों के जो मिथ्स हैं वो पूछना चाहूँगा आपसे। बहुत से लोग कहते हैं कि जो आईवीएफ से पैदा हुए बच्चे होते हैं दे आर नॉट नॉर्मल, ये कहाँ तक सही है, मिथ है या ट्रूथ है? एक्चुअली इट्स अ मिथ ओनली, बिकॉज आईवीएफ से हम सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा उसमें कोई एक्सटर्नल कंपोनेंट कोई ऐड नहीं कर रहे हैं। इट्स अ ह्यूमन गैमेट्स, वही हम फर्टिलाइज करके उसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो जो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ है या मिसकैरेज के रेट्स है या जो भी आप एबनॉर्मलिटीज़ अगर देखेंगे तो इट्स एज कंपेरेबल टू नेचुरल प्रेगनेंसी। सो ऐसा कुछ भी नहीं है शुरुआत में, बिकॉज इट इज़ अ प्रेशियस प्रेगनेंसी, इतना ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट का सोशो इकोनॉमिक और इमोशनल बर्डन बढ़ता है, सो ऑब्वियसली हम उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट इट्स नॉट कि वो एबनॉर्मल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट। दूसरा एक बड़ा कॉमन सा भ्रम या मिथ है कि आईवीएफ से जो प्रेगनेंसी होती है दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम आइदर ट्विंस या ट्रिपलेट्स होते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है, और इसमें परसेंटेज ऑफ ट्विंस एंड ट्रिपलेट्स कितने रहते हैं? हाँ, ये सही है कि हाँ ट्विंस और ट्रिपलेट्स के चांस बढ़ते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हर आईवीएफ प्रेगनेंसी ट्विंस या ट्रिपलेट्स ही होगा। ट्विंस और ट्रिपलेट्स का अगर इंसिडेंस या प्रिवेलेंस अगर हम देखें तो इट वाज अराउंड 12 to 15%, अगर एक मोटे तौर पे 15, मैक्सिमम आप 18% बोल सकते हैं। दूसरा ये इसलिए भी होता था पहले क्योंकि मल्टीपल एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र होते थे, 2 या 3, लाइक जैसे नंबर ऑफ एज बढ़ता जाता है, सो टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ कंसेप्शन और टाइम टू प्रेगनेंसी हम कम करना चाहते हैं कि जल्दी प्रेगनेंसी हो, तो वी कैन डू 2 or 3 एम्ब्रियोज हम ट्रांसफ़र करते थे। बट नाउ गाइडलाइंस हैव कम कि सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है, तो इसलिए वो ट्विंस का रेट कम करने के लिए एंड टू डिक्रीज द बर्डन पेशेंट्स पे, तो वो आजकल गाइडलाइंस कहती है कि सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इज़ टू बी डन। अगर ब्लास्टोसिस्ट करते हैं तो वो उसमें और चांसेस ऑफ कंसेप्शन अच्छे होते हैं, सो सिंगल ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र एंड दैट टू यूप्लॉइड एम्ब्रियो, मतलब कि उसमें क्रोमोसोमली एबनॉर्मल ना हो, तो वो चेक अगर करके डालते हैं तो वो बेस्ट। सो चांसेस ऑफ ट्विंस एंड ट्रिपलेट्स आर डेफिनेटली मोर देन नॉर्मल प्रेगनेंसी। यस, बट ऐसा हर बार होगा ऐसा जरूरी नहीं है। एक और बड़ा कॉमन सा मिथ है कि जिस फीमेल ने कंसीव किया है आईवीएफ या आईआरटी टेक्निक से, एआरटी से, दे कैन नॉट कंसीव नॉर्मली। ऐसा कुछ है कि भाई जिसको आईवीएफ से प्रेगनेंसी हुई है उसको सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकती? नहीं, ये तो मतलब मैं कहूँगी मिरेकल भी बोल सकते हैं आप, या कई बार हम साइंटिफिकली देखेंगे तो इट कैन हैपन ऑब्वियसली,
अगर ट्यूबल ब्लॉकेज नहीं है, कि अगर पहला इंडिकेशन ट्यूबल ब्लॉक नहीं था, ट्यूबल ब्लॉकेज नहीं है, अदर इंडिकेशन है लाइक ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन है या एंडोमेट्रियल कुछ प्रॉब्लम है या फिर एंडोमेट्रोसिस है, तो प्रेगनेंसी करेक्ट्स दैट। तो नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी हो सकती है, और हमने ये देखा है कि जो नियर में लाइक बेबी की डिलीवरी हो जाती है फर्स्ट, तो फर्स्ट हाफ 1.5 ईयर में चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर मोर। ये जनरली भी होता है, लाइक आफ्टर नॉर्मल प्रेगनेंसी अगर डिलीवरी होती है तो चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर मोर इन नियर डिलीवरी टाइम। हाँ, तो ये आईवीएफ वाले पेशेंट में डिपेंडिंग ऑन द इंडिकेशंस, कि हाँ आप ये नहीं बोल सकते कि पहले तो ये आईवीएफ हुआ तो अब कैसे हो गया। दैट कैन रियली हैपन बिकॉज वो सब कुछ रीसेट होता है, आपका बॉडी रीसेट कर देता है प्रेगनेंसी में, एंड दैट बिकम्स मोर फर्टाइल इन सब्सिक्वेंट टाइम। सो यू मीन टू से कि जिसका आईवीएफ से कंसेप्शन हुआ है, शी कैन वेरी वेल नॉर्मली कंसीव आल्सो। हाँ, डिपेंडिंग ऑन द इंडिकेशन, कि अगर ट्यूबल ब्लॉक अंदर का पूरा स्ट्रक्चर नॉर्मल हो सकता है अगर, तो शी कैन। जो आईवीएफ का जो प्रोसेस है, इसमें जो कपल है, स्पेशली जो फीमेल्स हैं, उनको फिजिकली और मेंटली किस दौर से गुजरना पड़ता है? उनको जो उनको फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस होता है, वो कितना चैलेंजिंग होता है? दैट्स द बिग पार्ट वी हैव टू डील विथ, क्योंकि पहले तो उनको हॉस्पिटल आने तक का जो स्टेप होता है, दैट इज़ द बिग स्टेप फॉर देम, क्योंकि वो सालों घर पे ही निकाल लेते हैं सोच के कि हो जाएगा, शायद ये हो जाएगा। दे टेक वेरियस काइंड्स ऑफ अदर थेरेपीज, किसी ने कुछ सजेस्ट कर दिया, दे डू दैट, दे ट्राई वेरियस मेथड्स, बट जब वो डॉक्टर के पास आते हैं, दे कम विथ सो मच ऑफ होप, और वो होप अगर जल्दी टाइम टू प्रेगनेंसी, हम इसीलिए पैरामीटर एक रखा गया है कि जल्द से जल्द हम ट्राई करते हैं कि वी टेक द ऑप्टिमम स्टेप टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ देयर प्रेगनेंसी। तो ये बहुत ही सोशली इमोशनली उनके लिए टोल रहता है। आप कई बार आपसी हस्बैंड वाइफ के भी रिलेशनशिप में वो दिख के आता है वो तनाव, और अगर कोई मेल फैक्टर है या फीमेल फैक्टर एक ऑब्वियस है तो दे ब्लेम द पार्टनर्स, तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो काउंसलिंग सेशंस इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं, एंड वी अंडरस्टैंड कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे क्या आ रहा है दिक्कत, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। एंड थ्रू आउट द ट्रीटमेंट वी मेक देम अवेयर कि अब ये होगा, इसके बाद ये स्टेप होगा, अब ऐसे करेंगे, आईयूआई होगा या आईवीएफ होगा, आईवीएफ का पूरा प्रोसेस समझाते हैं, और उन्हें ये हम समझाते हैं कि इट्स नॉट अ वन टाइम हिट प्रोसेस, ये एक ट्रायल होता है कि अगर आपका एक बार में कंसीव नहीं हुआ तो यू हैव टू ट्राई इट अगेन। सो वो मेंटल मेकअप बहुत ज़रूरी होता है कि जब तक हमें सक्सेस नहीं मिलता, वी हैव टू कीप ट्राइंग। एंड मेनी टाइम्स डिस्पाइट ऑफ मल्टीपल एफर्ट्स, फेलियर्स के भी चांसेस रहते हैं। सो कंसिडरिंग दिस पॉइंट, जो एक कपल होता है उसको कितना मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है या कितना इमोशनली स्टेबल होना ज़रूरी है? ये आप तो डेली इन चीज़ों को फेस करते होंगे। वी सी कपल्स जो बहुत स्पेशली वुमन, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली लेबाइल होती हैं, बहुत मतलब पीरियड आने से उनका पूरा मॉरल डाउन हो जाता है। सर्वे में भी ये देखा गया कि 70% फीमेल्स आर मोर लाइक दे आर डिस्टर्ब्ड, जबकि मेल्स में इट इज़ अफेक्टिंग देम, बट वो क्योंकि काम में बिजी हो जाते हैं, दे हैव देयर ओन टाइम, मतलब, और वैसे भी इमोशनली फीमेल्स आर मोर लेबाइल, तो हमें उनको बहुत ज़्यादा समझाना होता है। वी डू टीच देम सम रिलैक्सिंग टेक्निक्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स, देन योगा, एक्सरसाइज एंड डाइटरी मॉडिफिकेशंस ऑल्सो वी सजेस्ट देम, तो उससे भी उनको काफ़ी हेल्प मिलती है। करेक्ट है। फैमिली और सोसाइटी का जो एक प्रेशर रहता है ट्रीटमेंट कराने का या नहीं कराने का, उसमें उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए आप कैसे उनकी हेल्प करते हैं? सबसे पहले तो वी लाइक सी देम एज अ कपल, मतलब हम उन्हें सोसाइटी के लिए आप बेबी प्लान करो ऐसा नहीं होना चाहिए, दे शुड देमसेल्व्स हैव दैट अर्ज और डिज़ायर, तो वो हम एनालाइज करते हैं। और अगर कभी ऐसा है कि सोसाइटी से या उनके इन लॉज है या मदर फादर है, तो वी कॉल देम
वी ऑल्सो काउंसिल देम, वी ऑल्सो टीच देम कि भाई अभी क्या होने वाला है, कैसा ट्रीटमेंट का प्लान कैसा रहेगा. कई बार हम डायरेक्टली आईवीएफ पे नहीं जंप करते हैं, वी स्टार्ट विद द बेसिक ट्रीटमेंट. और वो बेसिक ट्रीटमेंट भी कभी कभी टाइम लेती है, बिकॉज इट्स अ साइकिल कि मंथ जैसे पीरियड्स आता है तो नेक्स्ट पीरियड तक के एक साइकिल. सो वी काउंसिल देम कि हम 2 साइकिल या 3 साइकिल हम बेसिक ट्रीटमेंट करेंगे, नेचुरल देखेंगे, आईयूआई देखेंगे. तो उन्हें वो पेशेंस रखना होगा. दे शुड नॉट हरास द वुमन कि हुआ कि नहीं हुआ, क्या चल रहा है. कई बार वो भी केसेस आते हैं कि दे प्रेशराइज, या फिर ससुराल वाले भी कुछ बोलते हैं. तो उनको सबको एक साथ अगर बैठ के समझाया जाए तो वो काफ़ी हद तक के सॉल्व हो जाता है. एंड दे वर्क एज अ टीम. तो वो हेल्प करते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं. So basically, IVF is not a single treatment. Yeah. Therapy. It's not a single therapy. Yeah. It's a holistic approach towards yes. a patient and Yes. her husband and his wife and Yes. their family. हाँ, तो स्ट्रेस इसमें बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर महिला स्ट्रेस में है तो वो उनके हार्मोनल इम्बैलेंस वैसे ही हो जाएगा. तो अगर आप सपोर्ट करोगे, उनको हेल्प करोगे, एंड देन दैट हार्मोनल शिफ्ट जो होता है पॉजिटिव, वो बहुत ही हेल्पफुल होता है. अभी अगर मैं आपसे जो कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी जानना चाहूँगा कि भाई यू हैव सीन कि भाई देयर इज इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ इनफर्टिलिटी नाउअडेज. यस. सो इन योर प्रैक्टिस ऐसे कौन से कॉमन कारण हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की जो दर है वो बढ़ रही है? अगर मैं 3 टॉप रीजंस बताना चाहूँ जो हम कॉमनली देखते हैं, तो सबसे पहला एजिंग फैक्टर. लाइक पीपल कम लेट कि 35-40 के आसपास आते हैं, तब वो प्लान करना स्टार्ट करते हैं. पहले तो वो लेट मैरिजेस होती हैं, देन दे डोंट प्लान. तो कुछ टाइम वो ऐसे ही 3-4 साल निकाल देते हैं. एंड सेकेंड वन इज़ इन्फेक्शंस. सो इन्फेक्शंस में अर्ली डेटिंग, आजकल जो प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है अर्ली डेटिंग, उससे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ट्यूबल ब्लॉकेजेस, ये सब चीज़ का भी बहुत इंसिडेंस बढ़ गया है. एंड थर्ड वन इज एंडोमेट्रियोसिस और पीसीओडी. लाइक बोथ आर इक्वली, हम कहेंगे कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है या स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर्स इसमें बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं. मेरा अगला क्वेश्चन वही था कि एंडोमेट्रियोसिस है या पीसीओस है. हाँ. जैसा आपने बताया कि दे आर वेरी कॉमन रीजंस फॉर इनफर्टिलिटी. तो ये कितनी कॉमन हो गई हैं? कितने फ्रिक्वेंटली आप इस तरह के पेशेंट्स पीसीओडी या पीसीओएम, जो हम आजकल न्यू टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, कि वी कैटेगराइज देम इनटू 4 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर सिम्टम्स. कि पीरियड्स अगर इरेगुलर है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, बायोकेमिकल फीचर्स है, या सोनोग्राफिकली पॉलीसिस्टिक मॉर्फोलॉजी है, तो उसमें से आप एज वाइज यंग एडोलेसेंट्स आर मोर, अराउंड 15% इंसिडेंस बढ़ गया है अभी. ओके. तो इट्स टू मच. एवरी डे वी कम अक्रॉस 2 or 3 लाइक पेशेंट्स, वो चाहे यंग एडल्ट्स हो या फिर मैरिड हो. तो पीसीओ इज़ वेरी कॉमन. And lifestyle change is the main reason what we can see. Yes. And endometriosis भी same है कि वो भी early अगर आप start करते हो, जो biological clock है और circadian rhythm, तो ये 2 चीज़ अगर कोई भी follow करेगा तो I feel कि infertility का incidence बहुत कम हो जाएगा. हाँ. So disturbances in menstrual cycle, periods की जो disturbances हैं, when should it be taken very seriously? मतलब कब आपके हिसाब से कब patient should take consultation with a gynecologist? हाँ, there are many guidelines. पॉलीसिस्टिक ओवरी की भी गाइडलाइंस आ गई हैं. तो उसमें उन्होंने अमेनोरिया को डिफाइन किया है, लाइक 6 months ऑफ अमेनोरिया है, या फिर ऐसे 2-3 एपिसोड 1 साल में अगर होते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए. क्योंकि अर्ली मिनार्की में अगर 2 साल में आता है, पीरियड्स का डिस्टर्बेंस होता है, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज नॉर्मल. क्योंकि HPO एक्सिस, जो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, इट टेक्स टाइम टू सेटल डाउन. बट साथ में अगर एसोसिएटेड फैक्टर्स है, लाइक ओबेसिटी है या एक्नी है, या फिर उनका सर्कैडियन रिदम, या जो सोने का स्लीप पैटर्न इज़ नॉट
रेगुलर या फिर एग्ज़ाम के चलते या पढ़ाई के चलते दे आर वेकिंग अप लेट एंड लेट सो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर है तो वी कैन वेरी मच कर्टल डाउन, उसको हम वहीं पे रोक सकते हैं। कंसेप्शन के लिए आइडियल एज ग्रुप क्या है? बाई विच एज ग्रुप फीमेल शुड गेट प्रेग्नेंट? या आइडियली जो पहले भी हमारी ट्रेडिशनल इसमें फॉलो होता था कि 21 अबव मैरिज होता था एंड 30 से पहले यू शुड कंप्लीट योर फैमिली, ऐसा बोला जाता था। Correct. सो दैट इज मेडिकली ऑल्सो दैट इज वेरी मच एप्ट एंड ऑप्टिमम एज वही है 21 to 30, और यू कैन से 25 to 30 यू कैन प्लान योर बेबीज एंड कंप्लीट योर फैमिली। टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ कंसेप्शन, प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए डे टू डे लाइफ में क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम डे टू डे लाइफ में, बिकॉज स्मॉल थिंग्स इट एड्स अप, इट कंपाउंड्स, और वो ही चीज़ यहाँ भी वो लागू होती है। फॉलिकुलर वेल्थ वी सी, जैसे हम हेल्थ वेल्थ की बात करते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पे ओवेरियन रिजर्व को फॉलिकल्स होते हैं, तो वो फॉलिकुलर वेल्थ हम बोलते हैं। तो ये हमारी जो वेल्थ होती है इट इज़ डिसाइडेड इन यूट्रो। तो जब बेबी अंदर पेट में होता है माँ के, तो उसमें मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स होते हैं, 7 to 8 मिलियंस में भी, और वो जैसे बर्थ के समय 2 to 8 मिलियंस हो जाएंगे, फिर और कम होंगे, प्यूबर्टी से कम होंगे, और मेनोपॉज पे आते आते 1000 में रह जाएंगे। सो ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ टाइम रिप्रोडक्टिव एज में वुमन ओव्यूलेट्स अराउंड 450 साइकिल्स, जो रिप्रोडक्टिव टाइम स्पैन है। तो इसमें हमें आजकल तो सिर्फ 1 या 2 ही बेबी प्लान करने होते हैं। सो वी हैव दिस मच ऑफ फॉलिकुलर वेल्थ, सो वी कैन से कि हाँ, हमें इसको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। और इसे रेगुलर में आप कैसे कर सकते हो, लाइक आपने पूछा कि आप खुद के लिए क्या करते हैं, तो पेशेंट शुड हैव अ मी टाइम, कि वो योगा एक्सरसाइज या फिर वॉकिंग या उनको जो भी हॉबीज़ अच्छी लगती हैं वो करें, वो नेचुरल फ्लो स्टेट में जाएं और प्राणायाम करें। और बायोलॉजिकल क्लॉक है और सर्कैडियन रिदम है, लाइक सन साइकिल दे कैन फॉलो, अर्ली राइजिंग, अर्ली स्लीपिंग, तो वो सब चीज़ों से उनका जो हार्मोनल बैलेंस है वो बहुत अच्छे से बनेगा एंड दे विल नॉट फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। इन्फ्लेमेशन कम होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा। एंड थर्ड थिंग इज़ डाइटरी चेंजेस, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो डाइट में जंक फूड है, दे शुड अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग, ये तो सबको पता है। बट अब इंक्लूड क्या करना है, इंक्लूड करने के लिए मेडिटेरियन डाइट आजकल सभी को पता है। वी कैन इंक्लूड वेजिटेबल्स, वी कैन इंक्लूड नट्स, वी कैन इंक्लूड हेल्दी omega-3 सोर्सेज लाइक एवोकेडो है, या फिर इवन बटर, घी, होममेड घी दे कैन यूज़। एंड सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट आजकल नट्स है, बिकॉज दे गिव यू हेल्दी omega-3 एंड फैटी एसिड्स मोनोसैचुरेटेड। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो करने से इट हैज़ कंपाउंडिंग इफेक्ट। और आपने भी एड्स देखी होंगी कि फर्टिलिटी एनहांसिंग क्लासेस होती हैं, फर्टिलिटी एनहांसिंग योगा थेरेपी या डाइट चार्ट्स। सो ये सब चीज़ें उसी बेसिस पे काम करता है कि जो भी आपका हार्मोनल शिफ्ट होना चाहिए वो उसमें हेल्प करता है। और पॉजिटिव हार्मोन से सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, दे हेल्प देम रिलीज दैट। करेक्ट। तो इन नटशेल एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको जीना है, आपको जो एडिक्शंस हैं, अल्कोहल है, टोबैको है, उससे बचाना है, आपको एक्सरसाइज करने हैं, एक कंप्लीट स्लीप का बड़ा इंपॉर्टेंस है इसमें। ओके फाइन। मैम, ये IVF इज कंसिडर्ड टू बी वेरी कॉस्टली, इसको बहुत महंगा माना जाता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि क्या ये सही है कि IVF एक महंगा ट्रीटमेंट है, और एक आम आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास कपल के लिए कोई और ऑप्शंस अवेलेबल हैं? IVF, हाँ, नेचुरली इट्स अ कॉस्टली ट्रीटमेंट, बट लाइक हियर इन रायपुर वी आर इन Tier 2 सिटीज, तो यहाँ पे थोड़ा कंपेयर करेंगे तो मेट्रो से कम कॉस्ट पड़ता है। एंड वी आर ट्राइंग टू मेक इट मोर एंड मोर अफोर्डेबल एंड मोर रिजनेबल बाय कटिंग डाउन द कॉस्ट्स ऑफ इंजेक्शंस। हम बहुत तरीके से अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं जिसमें कि उनको हम कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से ट्रीटमेंट दे सके विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द रिजल्ट्स। तो इसमें
IUI इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर थिंग वी कैन ट्राई. हम जैसे पहले 3 या 6 साइकिल्स तक IUI भी ट्राई करते हैं, उसमें भी 10 to 15% चांस होता है. सो अगर आप ओवरऑल देखेंगे कि 10 to 15% ओवरऑल इंसिडेंस है, उसमें हमारा जो मेजर चंक है वो बेसिक ट्रीटमेंट और IUI से कंसीव हो सकता है, और कुछ ही परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स को IVF की ज़रूरत पड़ती है. सो ऐसा नहीं है कि हर कोई IVF सेंटर में आने वाला पेशेंट है उसको IVF ही लगता है. भाई Yeah. आपके इतने दिनों के एक्सपीरियंस में, इतने दिनों के काम के एक्सपीरियंस में कोई ऐसा इमोशनल क्षण जिसको आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे IVF के ट्रीटमेंट में या आपके ऑब्स-गायनी के प्रैक्टिस में? मैं IVF के बारे में पूछना चाहूँगा. हाँ, IVF क्योंकि वी आर लाइक पेशेंट्स बार बार आते हैं और वो इतना ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं कि वी नो देम, वी नो देयर फैमिली, वी नो देयर इमोशनल स्टेट, तो वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं हमसे. मतलब इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं, तो जैसे एक ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम होता है, या फिर अगर कोई पेशेंट, जब मैं इंदौर में थी वहाँ पे हम लोग देखते थे, तो आई विल से कि जब आप IVF कराते हो ट्रीटमेंट, तो यू शुड डिलीवर इन अ गुड फैसिलिटी हॉस्पिटल. कुछ पेशेंट्स ऐसे थे कि जो गांव से आते थे एंड दे गो बैक टू देयर नेटिव प्लेसेस. तो एक पेशेंट थी हमारी जो कि टीचर थी, शी वॉज वेरी एजुकेटेड, एंड जब, क्योंकि हम लोग IVF का फॉलोअप भी लेते हैं कि कैसे हुआ बेबी, डिलीवर कब हुआ, और फिर जब हमने डिलीवरी के लिए कॉल किया तो हमें पता चला कि द बेबी सर्वाइव्ड बट द पेशेंट कुड नॉट. ओह. सो शी वेंट इनटू पोस्टमार्टम हेमरेज एंड शी सकम्ड टू डेथ. तो वो बहुत ही ज़्यादा दिल दहलाने वाला था कि सो दैट इज़ द लेसन कि हमें अगर कोई भी प्रेगनेंसी इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन, कब कौन सी चीज़ कहाँ पे गड़बड़ हो जाए, सो दे शुड डिलीवर एट अ वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल. एंड बेटर है कि जहाँ आप करा रहे हो या टर्शरी केयर कोई सेंटर है तो वहाँ कराएं. इन योर डे टू डे प्रैक्टिस कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका काम सिर्फ ट्रीटमेंट ही करना है, या कई बार इमोशनल सपोर्ट ही सफिशिएंट होता है इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को ठीक करने में या ट्रीट करने में? हाँ, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इज़ द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उनके लिए. उनको एक इमोशनली दे आर एंग्शियस, दे आर डिप्रेस्ड, दे फील इनसफिशिएंट. और जो घर वाले भी कुछ, अगर आजकल वैसे बहुत कम लोग हो गए हैं कि जो ऐसे परेशान करते हैं, तो दे आर वेरी सपोर्टिव और उनको वो सपोर्ट ही मेन लगता है. और जब हम उनसे बात करते हैं, कई बार तो घंटे घंटे हमको टाइम भी देना पड़ता है, तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है. एंड व्हेन दे हैव दैट कॉन्फिडेंस. और अभी का एक सक्सेस स्टोरी आई कैन शेयर. एंड शी वॉज लाइक, शी इज़ हैविंग 1 चाइल्ड, 9 years का बेबी है, एंड शी वॉन्ट 2nd चाइल्ड. वर्किंग है और शी इज़ ट्राइंग सिंस 4 months. 2 महीना बोली, मैम 2 महीना ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, 1 is enough for me. सो हमने बहुत काउंसलिंग की, हैप्पी हार्मोन्स कैसे रिलीज़ करते हैं, कैसे आप सेट कर सकते हो टाइमिंग और क्या. एंड वी हेल्प विथ इंजेक्शंस ओनली, और विथ ड्यू इंजेक्शंस एंड मेडिसिन्स एंड दैट सपोर्ट शी कंसीव्ड इन 2nd cycle. वेरी गुड. तो वो बहुत ही एक रिवॉर्डिंग होता है कि जस्ट विथ मेडिसिन्स दे कैन कंसीव. स्पीकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ IVF, आने वाले समय में IVF और जो ये ART है, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन टेक्निक, इसमें ऐसी कौन सी नई इनोवेशंस या नई टेक्नोलॉजीज आने की संभावना है? जैसे कि अभी हमने बात की, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, इन्फ्लेमेशन है, तो ये सब कम करने के लिए आजकल बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट्स सप्लीमेंट्स है. या मेलाटोनिन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आजकल के, क्योंकि स्लीप वेक साइकिल सबका डिस्टर्ब है. तो मेलाटोनिन इन द फॉलिकुलर फ्लूइड वो भी कम हो जाता है. DNA रिपेयर, DNA फ्रेगमेंटेशन या DNA मेथिलेशन, हिस्टोन मॉडिफिकेशन, ये सारी चीज़ों को रिपेयर करने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें सेल्यूलर लेवल पे दे आर वर्किंग, कि हम कैसे स्पर्म को या oocytes को और अच्छा क्वालिटी का बना सकते हैं. सम जेनेटिक
थेरेपीज या फिर पीजीटीए लाइक प्री जेनेटिक डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होता है, जिसमें यूप्लॉइड एम्ब्रियोज है या नहीं, अनयूप्लॉइड तो नहीं है, उसको हम सेग्रीगेट करके वही चीज़ ऐड कर सकते हैं। स्टेम सेल थेरेपी है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी है, इम्यूनोलॉजिकल थेरेपीज है, एचएलए टाइपिंग, मैचिंग, और फिर ल्यूकोसाइट इन्फ्यूजन थेरेपी, इम्यूनाइजेशन थेरेपी होता है एलआईटी, लिम्फोसाइट्स का। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है जो कि आ गई है और वो यूज़ भी कर रहे हैं और उसमें रिजल्ट्स भी हमें दिख रहे हैं। So, you mean to say future is quite bright in the Quite field of bright. IVF? Yes. मैम, अभी एग फ्रीजिंग के बारे में बहुत सुनने में आता है, बहुत ट्रेंडिंग है। यस। इसका ट्रेंड अभी बढ़ा है और ये कितना रेलेवेंट है? एग फ्रीजिंग का कितना फायदा है? आई विल से कि एग फ्रीजिंग बहुत हेल्पफुल है, बट यू शुड नॉट टेक इट एज एन एस्केप टू हैविंग चाइल्ड एट अ राइट एज। मतलब अगर आपका एज बढ़ रहा है और अभी आपका प्लानिंग नहीं है, तो यू कैन टेक इट एज एक हेल्प के लिए आप उसको कर सकते हो, बट लोग आजकल इसको एस्केप की तरह ले रहे हैं। ट्रेंड बढ़ रहा है, जेनजीज इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाह रही हैं क्योंकि दे डोंट वांट टू प्लान मैरिज सो सून। तो कई पेशेंट्स हम देखते हैं कि बोलते हैं नहीं अभी तो हमें मैरिज भी नहीं करना है, या मैरिज अगर जिनका हो गया है दे वांट टू रोम अराउंड, दे डोंट वांट टू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो उनके लिए ये टाइम बाउंड अगर हम 2 साल 4 साल का ले सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी कि, क्योंकि oocytes की क्वालिटी तब तो ठीक है, बट उनका एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी और बाकी फैक्टर्स भी कम होते हैं। तो वो एजिंग के साथ में दे शुड नॉट बी एस्केप कि हाँ हमने तो फ्रीज कर दिया, हम फ्री हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, वो माइंड में उनके होना चाहिए कि हाँ मैं 2 साल या 3 साल में उसे प्लान कर लेना चाहिए। तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए एग फ्रीजिंग का बहुत रोल नहीं है। हाँ, रोल मतलब एज बढ़ती जाएगी तो ऑब्वियसली दे विल हैव लेसर चांस। राइट। तो मैम, अगर किसी को इनफर्टिलिटी की समस्या हो तो उसको सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? मतलब व्हाट फर्स्ट स्टेप दे शुड टेक, दैट कपल शुड टेक? लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि उनका एज क्या है, दैट डिपेंड्स ऑन दैट। लाइक कुछ कपल्स होते हैं वो अगर 25 या 28 की एज में मैरिज हो गई है एंड दे आर प्लानिंग, और तो दे कैन ट्राई फॉर 6 months। अगर नहीं तो दे कैन कंसल्ट अ डॉक्टर और बेसिक इन्वेस्टिगेशंस दे कैन डू। तो उसमें अगर कुछ है ट्रीटेबल है, बहुत सारी चीज़ें ट्रीटेबल भी होती है, लाइक थायराइड डिस्फंक्शन से, ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन से, पीरियड्स रेगुलर नहीं है, तो वो चीज़ को डील कर सकते हैं एंड दे कैन लाइक कंसीव अर्ली। और अगर लेट मैरिज हुई है तो ऑब्वियसली दे हैव टू कंसल्ट। ठीक है मैम। सो माय लास्ट क्वेश्चन, आज के जो जेन ज़ी या यंगर जनरेशन है या यंगर मैरिड कपल्स हैं, उनके लिए आप एक कोई इम्पोर्टेंट संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूँगी कि यू शुड प्लान योर जर्नी, बट इतना भी प्लानिंग के पीछे नहीं होना चाहिए कि यू शुड बी लूजिंग योर नेचुरल टच। कि कई बार बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं या आईटी या जो प्रोफेशनल कपल स्पेशली, दे हैव देयर विजन बोर्ड्स एंड ऑल, दे हैव प्लान्ड देयर जर्नी। तो प्लानिंग इन अ वे इज़ अ गुड थिंग, बट वो प्लानिंग को बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ भी आप अलाइन करके चलो तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। हाँ, थैंक यू मैम। आपने बहुत ही सिंपल और क्लैरिटी से आईवीएफ रिलेटेड जो डाउट्स हैं लोगों के या आईवीएफ रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने हमको दिया। तो ये थी आज की खास बातचीत डॉक्टर पूजा कड़ी के साथ में। एंड आई बिलीव कि आप लोगों के मन में जो इनफर्टिलिटी को लेके कन्फ्यूजन्स और भय या डर है, ये काफ़ी हद तक कम हुआ होगा। यदि आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में फिर से, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।